ओके, तो हमारे फाइनल 2 चैप्टर्स बच गए हैं, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी और सिलेबस के भी। उसमें से एक चैप्टर का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, टीजर जैसे मूवी का बिल्कुल छोटा वाला पार्ट, वो हम रेवेन्यू में देख चुके हैं। वही चैप्टर हमें आज स्टार्ट करना है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या नाम है हमारे चैप्टर का आज? फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इसका कोई टीजर, मार्केट की पीडीएफ तो आई नहीं है? मार्केट की पीडीएफ आ जाएगी अभी। अभी मैं शेयर करूंगा क्लास में, तो जैसे करता हूँ उसके बाद आपके पास पहुंच जाएगी क्लास के बाद। ठीक है। सो हाँ, ओके। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का छोटा सा टीजर हमें रेवेन्यू में मिल चुका है। हमने बात करी थी थोड़ी सी परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, एंड मैंने तब तुम्हें बताया था कि इसके बारे में हमारा पूरा एक चैप्टर है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक यही चैप्टर है, लाइक विच इज प्योरली थियोरेटिकल, राइट? इसके अंदर कोई आप नया डायग्राम एज सच नहीं सीखने वाले हो, राइट? जो रेवेन्यू में जितना पार्ट सीखा था ना हमने, डायग्राम बना के एआर और एमआर का, परफेक्ट और इम्परफेक्ट का, तो लगभग इसके अंदर भी वही है। अदरवाइज ये चैप्टर जो है वो थियोरेटिकल है। ओके। और इसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर रह जाएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन, उसके अंदर मेरा, मैं तो नोट्स आपको दूंगा बिल्कुल थोड़े से, और आपसे बनवाऊंगा उसके अंदर मैं नोट साथ साथ, राइट? सो वो बताऊंगा क्या कह रहा हूं मैं। सो मैं बिल्कुल थोड़े से नोट्स बनाऊंगा उसके अंदर आपके लिए, जरा से पार्ट के। ओके, वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो अब मार्केट क्या होता है, मेरे को सबसे पहले बताओ यार आप लोग, क्या चीज है ये मार्केट? buyer and a जहाँ से सामान खरीदते हैं। seller and a consumer. पहले तो दीक्षा की बात है, जहां से सामान खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या तुषाली कुछ भी? दीक्षा ने बताया ना, जहां से सामान खरीदते हैं। तो ठीक है, सर यही होता है मार्केट तो। अब तुषाली आप बताओ, आप सही कह रहे थे। जहां से सामान लेते हैं वो दुकान होती है। अबे अ, एक्सचेंज ही होता है वो। बस बस, वो दुकान कहाँ पर होती है? मार्केट में होती है। ठीक है, तो फिर उस जगह का नाम मार्केट हो गया ना। अब हाँ तुषाली बोलो। सर मैं मार्केटिंग वाली बच्ची हूँ, मुझे बताने दो मार्केट क्या हाँ होता है। बताओ बताओ। A market is a place where two parties can gather to facilitate the exchange of goods and services. टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे मैं पता गलती इसमें भी निकाल सकता हूँ तुषाली, ठीक है, बट सर ये लो उसको भी डिफाइन कर देती हूँ, टू पार्टीज में होता है नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, एकदम से मुझे लगा बाहर ही ना निकल के आ जाओ। तो हाँ अर्पिता, आप भी बोलो। ये दो पार्टी एक्सचेंज तक, उसके बाद ऐसे प्राइस पे जहाँ पे दोनों पार्टीज अग्री करे और विद इन टाइम पीरियड वो सब फॉर्मेलिटी। म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। और वीडियो ऑन करो आप अपनी, इस बात रहेगा पे सर, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। हाँ अच्छा तो रहेगा ठीक है, सर। आप लोग सही कह रहे हो। ठीक है, मार्केट जो होता है कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, राइट? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं फॉर द पोटेंशियल एक्सचेंज टू टेक प्लेस। ठीक है, एक पोटेंशियल एक्सचेंज के लिए, राइट? अभी पता है डेफिनेशंस के अंदर जनरली अभी हमको पोटेंशियल वर्ड देखने को नहीं मिलता है, और अलग से बताया जरूर जाता है, बिजनेस स्टडीज में भी बताया जाता है क्लास 12th में, कि आज की डेट में ना मार्केट सिर्फ वही नहीं है जहां पर जाकर आप सामान खरीद रहे हो। मार्केट वो भी है जब आप विंडो शॉपिंग करने जा रहे हो, राइट? आप अगर गए मॉल में, आप बिना कुछ खरीदे एक दुकान से आ गए, ठीक है, एक स्टोर से आ गए, दैट इज ऑल्सो अ मार्केट। यू आर द पोटेंशियल बायर। हो सकता है फ्यूचर में आप वहां से सामान खरीद लो, राइट? सो और दूसरा, आज की डेट में मार्केट का मतलब कोई फिजिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है। फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो अ मार्केट प्लेस, right? That's a virtual marketplace, so it need not be a physical location। and ठीक है, so इधर हमको इतना ज्यादा उसमें बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे शेयर लिए मार्केट। सिंपली शेयर मार्केट इज ऑल्सो अ मार्केट, राइट? दैट इज, बट दैट जब हम नॉर्मल सेंस में मार्केट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन द मार्केट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, राइट? ऐसे तो हमारी गोल्ड की भी मार्केट होती है, जिस और जो हम खाने पीने की कॉमोडिटी मार्केट एक वर्ड होता है, राइट? तो ये सब भी है, बट जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं,
प्रोडक्ट के अंदर गुड्स भी आ गए, टेंजिबल आइटम्स और सर्विसेज भी आ गई जो कि इंटेंजिबल होती हैं। ओके, सो मार्केट हमने कहा कि एक अरेंजमेंट होता है वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर फॉर अ पोटेंशियल एक्सचेंज, राइट। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सो क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर? क्या होगा मार्केट स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आइडिया? तो स्ट्रक्चर भी होता है इसका? हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर में तुम्हें थोड़ा सा वो बोलता हूँ, आइडिया देता जो हूँ। लोगों की वो बनी हुई होती है मुझे बड़ा कम्युनिकेशन पता आपस में, नहीं। मतलब जैसे होलसेलर रिटेलर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, और नहीं भी बता पाओगे तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं और बताऊं प्लीज? तो शाली आप गलत बताओगे, मुझे पता है, सो नहीं, इसलिए एक मुझे मिनट। पता है, ठीक है, बताओ इतना सही पता है। बताओ सर बताओ। पहली बात तो मार्केट स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस होता है, ठीक है। एंड सही गलत नहीं है, बोलो फर्स्ट में बोलो गलत बोलो नहीं बोलो बोलो बोलो। एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर डिपिक्ट करता है डिफरेंशिएट करना और मतलब कैटेगराइज करना गुड्स को, जिस बेसिस पे वो मार्केट में सेल होते हैं। तो हम मार्केट को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं सो दैट हम उसके अंदर पर्टिकुलर टाइप का गुड सेल कर सके। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, तो शाली मैं इसलिए बोल रहा था कि आप सही नहीं बताओगे क्योंकि आप उसको बता रहे हो बिजनेस स्टडीज के कंटेक्स्ट में, राइट, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर हमारे लिए सिंपली क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स एंड टाइप्स ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। कितनी और किस तरह की फर्म्स एक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो कहलाता है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके उत्कर्ष, विधि, तुषाली, रिया, अर्पिता, अदिति। जो मैंने बोला था मतलब वही है ना? मैं ध्यान नहीं दे पाया था उत्कर्ष, वो एक्चुअली तुषाली एकदम ओवर एक्साइटेड किड की तरह होती है उसमें। सो हाँ, सर एक बार दोबारा बताना। मार्केट स्ट्रक्चर सिंपली मतलब कि नंबर ऑफ फर्म्स एंड टाइप ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री, राइट। कितनी फर्म्स और किस किस तरह की फर्म्स एक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर है इन द सर नंबर सिंपल ऑफ फर्म्स तो काउंटेबल है ही नहीं फिर तो। नहीं, क्यों होती, काउंटेबल है। हम काउंट करना नहीं चाहते बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट, है ना। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हाँ। बट नॉट इम्पॉसिबल, राइट। अब जैसे गूगल भी नहीं काउंट कर सकते, तो अगर मैं गूगल पे सर्च करूंगा तो? मैंने क्या बोला, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ना। तो और इसी वजह से बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हम उस पे जाते हैं जो अब मैं बोलने वाला था कि अगर आप हमें इसको फर्दर बाइफरकेट करना चाहें, ठीक है, तो आपने इसका ही आंसर दिया उत्कर्ष की, जैसे ये बोला कि ये तो बहुत ज्यादा है, तो हमें कोई ना कोई बेसिस करना पड़ेगा ना इनको डिवाइड करने का, यस और नो, है ना, कोई हाँ ना जैसे कोई होलसेलर बेसिस चाहिए। रिटेल ऐसे। हाँ, कि भाई एक अम्ब्रेला टर्म हो, ठीक है, उस अम्ब्रेला टर्म के अंदर हम इन सबको डाल दें कि भाई ये सब उसके अंदर आते हैं। यस विधि, तुषाली, रिया, अर्पिता, तान्या, यस वीडियो ऑन सर। करो एक तो अपनी, ये अर्पिता और तान्या। सर जैसे फर्म्स जैसे एक कुछ मिनट एक मिनट रजिस्टर्ड एक होती। मिनट एक मिनट उत्कर्ष, एक मिनट। ठीक है, तो अब ये जो मैं चीज बोल रहा हूं ना कि किसी ना किसी अम्ब्रेला टर्म में उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, यहां पर एक पार्ट आ जाता है थोड़ा सा जो हमें तुषाली ने बोला, राइट। तो अगर हम इसको डिटेल में बात करेंगे तो वहां पर वो चीज आ जाएगी दैट वी नीड सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन तुषाली ने बताया वो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट एक चीज जो तुषाली ने बिल्कुल सही बोली थी कि मार्केट स्ट्रक्चर मतलब देयर हैज टू बी सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पर हम अलग अलग मार्केट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई अच्छे से सबको? यस और नो? ठीक है, हाँ उत्कर्ष बोलो। हम उसी को कहेंगे ना जो रजिस्टर्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्टर्ड वगैरह का यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, बिकॉज देर आर सो, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज मोर देन द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, राइट। तो तुम यहाँ पर अकाउंट्स तो बना नहीं रहे हो कि तुम नॉर्मल जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनके पैसे नहीं पता लगा पाओगे, तुम तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो। तो अगर तुमने अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट छोड़ दी हमारी कंट्री की तो पढ़ने के लिए रह ही नहीं जाएगा कुछ अच्छे से,
है ना, तो हम यहाँ अकाउंट्स नहीं बना रहे, so that's why we are considering each and every business. ओके ठीक है, सो बातें करेंगे इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा, विल टॉक अबाउट थिंग्स, ठीक है। अब मार्केट को मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरह से, हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं दो तरह से। क्या क्या होते हैं वो दो बेसिस? परफेक्ट, इम्परफेक्ट। बिल्कुल, एक होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा आ जाता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, राइट। तो एक आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन और एक आ जाता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। इधर आ जाओ आप लोग। हाँ। कोई मुझे बताएगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? सर प्राइस सेम रहता है। एक बहुत मेजर पॉइंट बताया था मैंने उस टाइम आप लोगों को। वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड क्या बायर्स। बात है, ये तो पढ़ाई लिखाई सी कर रहे हैं क्या ये बच्चे? तो हाँ, परफेक्ट कंपटीशन की मैंने एक खास बात बताई थी, क्या यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं, इतने ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं कि कोई इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर अपने डिसीजन से मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। मतलब इतने ज्यादा खरीद। और मैंने एक चीज और बताई थी जो परफेक्ट कंपटीशन में खास ध्यान रखनी है, मैंने नोट्स के अंदर भी लिखी हुई है, कि परफेक्ट कंपटीशन को आप वो क्या बोलते हैं, वास्तविकता से बिल्कुल भी ना जोड़ें। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब आप उसको एक्चुअल चीज से रिलेट ना करें। एक्चुअली में वो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो एक इस परफेक्ट कंपटीशन में इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो एक मिनट तो शाली, आता हूं मैं क्वेश्चन पे आपके, राइट। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने कहा था क्या, कि बहुत सारे, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ, एक मिनट, हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा था वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स इतने ज्यादा हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपने डिसीजन से पूरी मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर सकता। बायर कहे कि मैं आपका सामान तभी खरीदूंगा अगर आप ये 10 रुपए की चीज मेरे को 8 रुपए की दो, वो कहेंगे जा भाई आगे बढ़, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेटेरोजीनियस। हाँ, यस, बिल्कुल सही, ठीक है। सो a large number of buyers and sellers, क्यों है इतने ज्यादा लार्ज नंबर? अच्छा, ये तो हो गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और भाई कोई भी प्राइस अपने हिसाब से चेंज क्यों नहीं कर सकता? क्यों? बिकॉज क्योंकि सारे के इंडस्ट्री सारे, है प्राइस मेकर। हाँ, सबसे पहले क्योंकि सारे लोग एक ही तरह का सामान तो बना रहे हैं, एक ही तरह का सामान बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स क्या होता है रिया? बताओ रिया, तेज बोलो और थोड़ा इलेबोरेट करके बोलो। सर मतलब जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस तरह से डिफरेंस? एग्जांपल? मतलब मटेरियल की उस पे, जो रॉ किसी भी मटेरियल तरह, है। क्वालिटी, डिजाइन, क्वांटिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, किसी भी तरह से कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट। ऐसा कभी होता है क्या भाई? नहीं हो सकता ऐसा। पैकिंग तो अलग हो ही जाती है, ठीक है। सो टेस्ट, पैकेजिंग, लेबलिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर पैकेजिंग, ठीक है, सब कुछ जब सेम होता है दैट इज नोन एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। दीक्षा, अर्पिता, रिया, विधि, कोई डाउट इसमें? तुषाली, उत्कर्ष? नो सर। मैंने ही तो बताया होमोजीनियस। तुमने तो बताया ही है, ठीक है। अब जब सारे के सारे लोग सेम तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं और ऐसे में उत्कर्ष बोले कि भाई रिया 10 रुपए का बेच रही है, मैं ये 12 रुपए का प्रोडक्ट बेचूंगा, सॉरी 8 रुपए का ये प्रोडक्ट बेचूंगा,
तो भाई रिया से तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ये बेचारी तो कंगाल हो जाएगी। ठीक है, ये उत्कर्ष से हर कोई सामान लेगा, क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम क्वालिटी मिल रही है आपको 8 रुपए में। तो ये तो गलत चीज हो गई भाई, राइट? तो ऐसे में भाई वो सारी इंडस्ट्री जो है, ठीक है, इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स सेलिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे को एक बड़ी अजीब बात लगती है इस चैप्टर की कि कई बार मैंने ऐसी चीज नोटिस करी है कि लोग ये चैप्टर पढ़ा जाते हैं और बच्चों को इंडस्ट्री का मतलब नहीं पता होता, ठीक है। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, भाई होती क्या है इंडस्ट्री? इवन मैंने आप लोगों से भी पूछा था रेवेन्यू के टाइम, गलत ही बोला था आप लोगों ने जनरली, राइट? सो इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, राइट? Hyundai, मारुति, होंडा, ये सब क्या है? एक इंडस्ट्री का पार्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। डाबर, उसके अलावा पेप्सिको, ठीक है, ये सब क्या है? एक इंडस्ट्री का पार्ट है, दैट इज एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री मिलकर यहाँ पर प्राइस डिसाइड करती है, और वही प्राइस सब लोगों को, हर फर्म को मानना पड़ता है। अगर एक प्राइस डिसाइड हुआ है, इंडस्ट्री ने मिलकर डिसाइड करा है, तो उत्कर्ष भी उसी प्राइस पे सामान बेचेगा और रिया भी उसी प्राइस पर सामान बेचेगी। इस चीज के लिए मैंने एक लाइन बताई थी, क्या बोलते हैं हम उसको? Firm can increase and decrease the price, increase or अरे तुम decrease पहले the बोल रहे demand थे, only at same price. ये भी था, ये मैं पूछने वाला था, बट इससे पहले तुम एक चीज बोल रहे थे ऑलरेडी। Industry is a price maker, firm is a price हाँ taker. भाई, बाकी सबकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। इंडस्ट्री प्राइस बनाती है और फर्म वही प्राइस को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। सो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। दीक्षा समझ आ रहा है? दीक्षा, अर्पिता समझ आ रहा है? नहीं सर, मतलब थोड़ी आपकी आवाज कट रही है तो अच्छा, इसलिए मेरे को लगा ये क्या, ये तो मैं ये क्या था, ये समझ ही नहीं आ रहा। आप करा तो क्यों ना, ये तो आता है। नहीं तो आवाज कट रही है, क्यों कट रही है? ये नेटवर्क में क्यों नहीं बैठे हुए? राउटर के ऊपर बैठो जल्दी। पता नहीं, जब तो वीडियो ऑन करा ना तो उसके बाद आपके पास ज्यादा कट। आपने क्या बोला? 1 मिनट। मैंने कहा राउटर के ऊपर जाके बैठो जल्दी से घर पे। तो टूट जाएगा सर। ठीक है। सो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो आप अर्पिता कोशिश करो नेटवर्क के साथ सुनने की, किसी तरह नेटवर्क और क्लास को जोड़ के देखो। तो हाँ, ये तो, हाँ, एक हमने ये बात करी, राइट। और इसकी इम्प्लीकेशन क्या थी? एक मिनट, आपने बोलोगे उत्कर्ष। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। मेरे को मेरे को तान्या से जानना है इसकी इम्प्लीकेशन। एक लाइन बताई थी बड़ी प्यारी सी, बोला था कि ये याद रखनी ही रखनी है। तान्या? सर नहीं याद। अदिति बताओ। सर नहीं याद। ये तो देखो बहुत सिंपल लाइन थी, अभी आधी तो उत्कर्ष ने बोल भी दी थी जब मैंने उसे रोका था। इंडस्ट्री प्राइस बनाती है और फर्म उसी प्राइस पे सामान बेचती है, चाहे ज्यादा यूनिट्स बेचे या कम यूनिट्स बेचे, बेचनी उसी प्राइस पे पड़ेगी। रिया याद आई? The firm can't reduce the price by lowering the units produced. क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? ये साइड वाली बोल गई। इस साइड वाली भी वो थोड़ी मतलब अलग तरीके से बोल दी, बट हाँ, मतलब मैं सेम ही बोलना चाहती थी। नहीं गलत बोल रहे हो। गलत मैं बोल ये रही बोल रहा हूँ यूनिट्स चाहे बढ़ाओ या कम करो, बेचनी उसी प्राइस पे पड़ेगी। अब चाहे रिया 10 यूनिट्स बेचे या 12, वो प्राइस नहीं बदल सकती। उत्कर्ष चाहे 100 यूनिट बेचे या 200, वो प्राइस नहीं बदल सकता। जो इंडस्ट्री ने प्राइस दिया है उसी प्राइस के ऊपर हर इंडिविजुअल फर्म को सामान बेचना पड़ेगा। फर्म, इसकी इम्प्लीकेशन ये है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बट एट द सेम प्राइस, राइट? बताया था मैंने। प्राइस तो मैंने सबसे पहले बताया था। क्या? ये सेम प्राइस
तो मैंने सबसे पहले बताया था परफेक्ट कंपटीशन के स्टार्ट हाँ तो ये लाइन बतानी थी ना प्यारी वाली, तो सर ये लाइन मैंने कहा है ना, ये लाइन परफेक्ट कंपटीशन जैसी आएगा ना, ये ऐसे आ जाएगी साथ में उसके एकदम, ठीक है। सो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर, इट implies that a firm can sell any quantity of output but at the given price, but at the price determined by the industry. ओके ठीक है। इसके बाद आता है इसका फोर्थ फीचर हमारा। इसके बारे में जो थर्ड वाला फीचर है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। ये अभी हम इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के, इस पर्टिकुलर फीचर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे बाद में, राइट। ओके अच्छा, इतने सारे बायर्स और सेलर्स हैं, ऑब्वियसली इसलिए होंगे ना इतने सारे बायर्स और सेलर्स की इस मार्केट में एंट्री करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आके अपना सामान बेच सकता है, ऑब्वियसली इसीलिए है ना इतने सारे लोग। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, फॉर एग्जांपल रेलवेज है, आप पे कितना भी पैसा आ जाए, आप ऐसे थोड़े ना जाके कहोगे चलो यहाँ पे अपनी ट्रेन चलाएंगे, एक साइड में जरा बनाना जगह ऐसे यहाँ पे, तो नहीं कर सकते ना ऐसा। क्यों? क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है, ठीक है। सो ऐसे हाँ, तो कर तो सकते हैं अपनी पर्सनल में। एक मिनट अर्पिता, क्या बोल रहे हो? रॉ मटेरियल तो लिमिटेड होता है ना, कि कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ चाहे वो सब कुछ है, you have access to all the resources, just let's say Mukesh Ambani has access to all the resources, right? ठीक है, but फिर भी he cannot run his own trains because that is a market जहां पर सरकार का लाइसेंस लेना जरूरी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, राइट, न्यूक्लियर पावर, ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, राइट। बट यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में वी आर टॉकिंग, तो उत्कर्ष अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हम, राइट। अब जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी पे जैसे, अब जैसे मुकेश अंबानी अपनी जमीन खरीद ले, प्लॉट वगैरह, उसके ऊपर अपनी बना के चला सकता है अपनी जमीन पे क्या? हाँ तो हम यहाँ पे पब्लिक गुड की बात कर रहे हैं, ट्रेन मतलब पब्लिक गुड, बिकॉज ट्रेन एक पब्लिक गुड होता है। हाँ क्या? जमीन भी कितनी बड़ी खरीद लेगा ट्रेन चलाने के लिए, ट्रेन है। चलो मैं कह रहा हूँ खरीद भी ली, पर ट्रेन इज अ पब्लिक गुड, वहां पे तो घुमा के क्या करेगा ट्रेन को यार? उसपे इतना पैसा है कि वो खरीद सकता है। बेवकूफ तो नहीं है ना वो, ऐसे बड़ी सी जमीन खरीद के ट्रेन घुमाऊंगा मैं वहां पे, कौन करता है? तो हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर इस परफेक्ट कंपटीशन का, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक और फीचर है, वो क्या? देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर द फॉर की लिखने की जरूरत नहीं है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या हो गया कि भाई एक, ये मैंने पहले भी बताया, बाकी सारे वीडियो ऑन करो भाई अपने, ये दीक्षा, तान्या, अर्पिता, विधि, अदिति। सर फोन में बैटरी नहीं है। बैटरी तो मेरे में भी नहीं है पूरी। ये चक्कर होता है सर रात को कि बैटरी वगैरह का इश्यू रहता है। अब उत्कर्ष और तुषाली को तो नहीं आ रहा, ये क्योंकि मैंने पावर बैंक लगा रखा है, तो पावर बैंक आईपैड पे, एक फोन में चार्जिंग पे लगाया हुआ है, पावर बैंक में लगा रखा है। जान ले लो मेरी बहाने लगा लगा, कई बार मुझे लगता है मैं इससे बीमार हो जाऊंगा एक बार और ठीक होता, ठीक है। सो तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट के मतलब कि भाई इस मैंने ये बताया था पहले आपको, शायद से सुपर प्रॉफिट वाला बताया था ना मैंने, राइट। मैं फिर से बताता हूँ। तो भाई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे चीज, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। उत्कर्ष, मैं और तुषाली, ध्यान से सुनना सब, मैं, उत्कर्ष और तुषाली कोई एक गुड एक्स बेच रहे हैं। अरे नहीं, डरो मत तुषाली, अब पता तुमने ऐसे करके मेरे को आइडिया दे दिया एग्जांपल देने का। रुको, उत्कर्ष, मैं और अदिति जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं, उत्कर्ष और अदिति अपना काम कर रहे हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है यहाँ पे, और हम अपना बहुत पैसा कमा रहे हैं, मतलब हम ना बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट होता है 2 करोड़ साल का, हम कमा रहे हैं 4 करोड़, ठीक है। हम कितना कमा रहे हैं? 4 करोड़ कमा रहे हैं, ओके। अब हुआ क्या कि भाई इस सुपर प्रॉफिट को देखकर एकदम पागल सी हो गई तुषाली, जो कि बाहर बैठी है। तुषाली इज लाइक, पैसा बहुत है तुषाली के पास,
पर तुषाली को समझ नहीं आ रहा था पैसा लगाऊं कहाँ। ठीक है, वो होता है कईयों के साथ। ठीक है, तो अब तुषाली को ये नहीं समझ आ रहा था पैसा लगाऊं कहाँ। उसने देखा कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये रजत, उत्कर्ष और अदिति, ये बिजनेस बढ़िया है, इस बिजनेस में पैसा लगा देती हूँ। ठीक है, तुषाली जो थी ये बिजनेस करने आ गई। ओके भाई, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब अ न्यू फर्म इज एंटरिंग द मार्केट अट्रैक्टेड बाय द सुपर प्रॉफिट्स। कह सकता हूं ना मैं, एक न्यू फर्म है जो सुपर प्रॉफिट से अट्रैक्ट होके मार्केट में एंटर कर गई। ऐसे ही एक और मान लो अपना सुपर प्रॉफिट से देखा देखी अपना विधि जो है वो भी आ गई। ठीक है, विधि ने भी क्या सोचा कि चलो भाई मैं भी कमाऊंगी, बहुत पैसा है यहाँ पे। ठीक है, सो विधि भी आ गई, एंटर कर गई। अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि भाई लॉन्ग रन में किसी ने भी सुपर प्रॉफिट नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि भाई सामान तो खरीदने वाले तो वही हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो 2 करोड़ का हम कमा रहे थे और एक्चुअली में नॉर्मल प्रॉफिट 1 करोड़ था, राइट, या जो भी था, मतलब अब वो डिवाइड हो जाएगा ना इक्वली। तो इसका मतलब एनी न्यू फर्म अट्रैक्टेड बाय द सुपर प्रॉफिट कैन एंटर द मार्केट। एनी न्यू फर्म attracted by the super profit can enter the market। सर लेकिन इसका भी तो अब उत्कर्ष एक इफेक्ट मिनट उत्कर्ष, अभी ना इस पॉइंट में पूरे के बाद बोलना, ठीक है, अभी मत बोलना। एनी न्यू फर्म अट्रैक्टेड बाय द सुपर प्रॉफिट कैन एंटर द मार्केट। और होगा क्या? लॉन्ग रन में ये सुपर प्रॉफिट क्या बन जाएगा? सबके लिए नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो? यस और नो? यस सर। क्योंकि भाई और लोग आ गए, वो डिवाइड हो गया प्रॉफिट। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि हम चारों लोग हैं, हम चारों लोगों को हो रहे हैं लॉसेस। कौन है चारों लोग? मैं, उत्कर्ष, तुषाली और सॉरी, कौन कौन है? मैं, उत्कर्ष, अदिति, तुषाली, विधि, जो भी है, हम सारे लोग हैं, राइट। हम सबको हो रहे हैं क्या? लॉसेस। अब लॉसेस हो रहे हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। मतलब क्या हो गया? एनी एग्जिस्टिंग फर्म incurring losses can exit the market। yes or no? इतनी बात समझ में आई? अब हुआ क्या भाई? लॉसेस हो रहे थे सबको, कुछ लोग छोड़ के चले गए। अब जो बचे हुए हैं लॉन्ग रन में उनको भी क्या होगा? लॉन्ग रन में उनको भी क्या जो होगा? बचे हुए उन्हें प्रॉफिट। नॉर्मल, हाँ, तो लॉन्ग रन में उन्हें क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भाई जो कॉम्पिटिटर्स थे थोड़े से चले गए, उनका जो पैसा था वो भी तुम्हारे पास आ गया, राइट। तो अल्टीमेटली तुम्हें भी क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है जो ये हमने लिखा, और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? ऑल दी फर्म्स इन दी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन। लंबे समय में सारी की सारी फर्म्स जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रह जाती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती हैं। क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगती हैं तो और लोग आ जाते हैं, और अगर लॉसेस होने लगते हैं तो कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो जो रह जाते हैं वो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ क्या कमाते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात समझ में आई? उत्कर्ष, अदिति, विधि, अर्पिता, अदिति, तान्या, यस सर। तुषाली? सर अगर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखें, हाँ, ये प्रैक्टिकल वे में देखना नहीं है परफेक्ट कंपटीशन, और कुछ भी करना है इसके साथ, इसको प्रैक्टिकल वे में नहीं देखना, ठीक है? ये फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। राइट, सो ओके, हाँ, तो इसको नहीं देखना। प्रैक्टिकल वे में भी इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, इम्परफेक्ट के अंदर आएंगे जब, राइट, उसके अंदर भी आएगा ये पॉइंट, लगभग सेम ही आएगा, तब हम इसकी प्रैक्टिकल तरीके से भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये प्रैक्टिकल तरीके से स्टार्टिंग के अंदर जो था उसकी क्या? तो जैसे हम अदर फैक्टर्स को देखें जैसे गुडविल वगैरह, तो हाँ, जैसे वो स्टार्टिंग पता है, के ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल सेंस में भी ट्रू है, ठीक है? क्योंकि लॉन्ग रन में ना गुडविल भी चेंज होती रहती है, राइट। सो जब एक लंबे समय में किसी मार्केट में अगर कोई भी आके बिजनेस कर सकता है ना,
तो लंबे समय में हर कोई, ये इकोनॉमिक थियरी है कि एवरीबॉडी विल अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। बट पता है इसका कोई इसको कोई भी काउंटर क्यों कर सकता है जैसे तुम कर रहे हो? कोई भी काउंटर क्यों कर सकता है? बिकॉज देयर इज no exact definition of what is actually normal and what is actually the long run, है ना? So this is the thing कि ये इकोनॉमिक थियरी है जिसको ट्रू कंसिडर किया जाता है, बट ये नॉर्मल वर्ड को क्वांटिफाई करना, ठीक है, हर किसी के लिए अलग है कि भाई क्या है ये नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक इंडस्ट्री है जहां पर नॉर्मल प्रॉफिट कुछ और है, दूसरी में कुछ और है, तो और उस इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों का कुछ और मानना है, तो इस वजह से इसको काउंटर करा भी जा सकता है, बट फिर भी इसको गलत नहीं कहा जा सकता, राइट? सो ऐसी बातें करते रहनी चाहिए बीच बीच में, ठीक है, सो इट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग। सो राइट, ओके, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और मेरे को सबकी आवाज आनी चाहिए जब मैं पूछ रहा हूँ, समझ आया या कुछ भी, ठीक है? अगर क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ नहीं आता तो भी बताना है, ठीक है? तो ये सबको समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। ओके, ये हुई ना बात। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर क्या आ जाता है? नेक्स्ट फीचर आ जाता है हमारा यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। क्या है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट? मतलब ये अब बहुत बायर इजी। और हाँ बोलो बोलो। कि बायर और सेलर दोनों को जानकारी होनी चाहिए उस कमोडिटी या प्रोडक्ट का असली प्राइस क्या है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। हाँ, कुछ हद तक सही है, बस यहाँ पे चाहिए वर्ड को हटा के हम कह देंगे उन्हें है, राइट? क्योंकि हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम कह रहे हैं परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। अब ये बहुत सिंपल सिंपल से थोड़े से पॉइंट्स हैं। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट मतलब यहां हम ये कह रहे हैं कि भाई बायर को पता है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, मतलब विधि विधि ने एकदम स्पॉट ऑन आंसर दिया है, ठीक है, मतलब जो मैं इसमें बोलूंगा एग्जैक्टली, ठीक है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेलर और बायर को मार्केट कंडीशंस के बारे में सब कुछ पता है, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता किसी को, ठीक है? सेलर एंड बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, about the demand of the product, about the real value, real price of the commodity। सबसे जरूरी बात, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक तुशाली को आपने बोल दिया कि ये चीज सबको आप 10 रुपए की बेच रहे हो, तुशाली के पे आए 12 रुपए की। नहीं, बेवकूफ नहीं है तुशाली, ठीक है? तुशाली सुन रहे हो? बेवकूफ नहीं है तुशाली। मैं चाह कर भी ना इसका इग्नोर नहीं कर पाई आपने जब मेरा नाम है लिया। ना, मैंने कहा कि आप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं समझ सकते आप। तुशाली को पूरी नॉलेज है, उसको पता है कि भाई 10 रुपए का है ये प्रोडक्ट, ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं खरीदेगी वो। तो इसका मतलब कोई भी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई सामने वाले को नॉलेज नहीं होगी, जस्ट कंसिडरिंग कि भाई सामने वाला बेवकूफ है। नहीं है बेवकूफ सामने वाला, राइट? सो परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी क्या मार्केट। बोल दिया? और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन यही है कि यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन दी मार्केट, ठीक है? लिख क्यों रहा हूं मैं, अभी दिखाना ही है नोट्स में, राइट? सो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है मार्केट में सबके लिए। ओके, ये तो हो गया परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। उसके बाद आ जाता है एक पॉइंट, परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूवेबल जो होता है, हाँ, समथिंग विच इज मूवेबल, राइट? टाइप। हाँ, सो यहाँ पे मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट, राइट? सो मोबिलिटी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? परफेक्ट मोबिलिटी है किसी भी चीज की, मतलब अगर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक अगर लेबर है, उस लेबर का मन है मैं दिल्ली में नहीं मैं बिहार में काम करूंगा, ठीक है, तो वो दिल्ली से बिहार जा सकता है,
उसको मन करता है मैं गुजरात में काम करूंगा, वो गुजरात जा सकता है। और फैक्टर लेकिन ऑफ वो मार्केट प्रोडक्शन, चेंज नहीं कर सकता ना। मार्केट तो है ही, मतलब वही है ना, मार्केट हर जगह सेम ही है, मार्केट हर जगह है ही सेम, मतलब जिस चीज का वो नहीं, काम कर जैसे रहा वो है। परफेक्ट में काम पहले काम कर रहा था, उठ के अब यहाँ पे इनपरफेक्ट में चला गया। हाँ ये बहुत अजीब सिचुएशन हो गई। हाँ, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है ना, देखो कि क्या ये एग्जांपल दे, मतलब परफेक्ट जब रियल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो। बट हाँ, ये बात जरूर है उत्कर्ष कि उसको आजादी है, वो ये मार्केट भी छोड़ के जा सकता है। अब वो खुद देख ले, उसके बाद हमें नहीं पता उसके बाद वो कहाँ गया, इस गैलेक्सी में है भी या नहीं पता नहीं। इम्परफेक्ट कंपटीशन वगैरह छोड़ो, हमें ये पता है कि वो जा सकता है इसको छोड़ के, राइट। अब सिंपली देखो ना, उसने काम करना ही छोड़ दिया, ठीक है। बट यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे हैं परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लेबर है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, वो किसी भी जगह पर भिजवाया जा सकता है, किसी भी जगह पर भेजा जा सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स यूटिलिटी एंड रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, कोई भी चीज है, कैपिटल है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज हैं, एब्सोल्युटली, जो सामान बेचा जा रहा है वो भी इधर से उधर भेजा जा सकता है। बट एक पॉइंट आ जाता है, गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा तो जा सकता है, बट तुम खुद बताओ, तुम्हें लगता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां पर हर जगह पर हर तरह के गुड्स मिल ही रहे हैं, मतलब हर जगह पर सेम तरह के गुड्स मिल ही रहे हैं, वहां पर कभी जरूरत पड़ती होगी किसी प्रोडक्ट को दिल्ली से बिहार भेजने की? नो सर। है ना। जरूरत तो तब पड़ती है ना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की, जब दूसरी जगह पर वो चीज शायद ना हो, ठीक है, वहां पर उसकी कमी हो। बट इस मार्केट में तो सेम तरह की चीज हर जगह ही मिल रही है। जो पानी की बोतल यहाँ मिल रही है, वही पानी की बोतल बिहार में भी मिल रही है, वही गुजरात में भी मिल रही है। सो एक पॉइंट जो इसके अंदर हमारा आ जाता है, वो क्या आ जाता है अगला, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, एक और बात, कोई इंसान ऐड क्यों देता है टीवी पर या कहीं पर भी, एडवर्टीजमेंट क्यों देता है? पब्लिसिटी, जिससे लोगों को पता लगे कि वो कोई प्रोडक्शन, और वो मार्केटिंग। अच्छा, हाँ, मतलब कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदो, इस प्रोडक्ट में ये चीज बेटर है ना, मेरा प्रोडक्ट इसलिए खरीदना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है, इसलिए करता है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर कोई फायदा है एडवर्टीजमेंट करने का इस मार्केट में? क्या बोलेगा वो? नहीं, अपनी शॉप की तो कर ही सकता है। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेम ही है। नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या क्या कहेगा एड में, ये मेरे से ले लो, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। नहीं मतलब, और तो क्यों ही कहेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होगी कोई। सो एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। ऑल राइट, ठीक है। हाँ, लास्ट के 2 पॉइंट्स रेवेन्यू चैप्टर से रिलेटेड हैं जो हमने करे थे। यहाँ पर AR कर्व और शेप ऑफ AR एंड MR कर्व क्या होगी? सर वो एक तो होती है पैरेलल लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू, और दूसरी वाली होती है जो यूनिफॉर्म लाइन होती है। वो कह रही है अर्पिता इज लाइक, होती ऐसी है, अब कौन सी क्या होती है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता था, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यहाँ पर हम लेते थे क्या, TR, AR और MR, मतलब रेवेन्यू। रहती है AR सेम रहती है क्योंकि AR प्राइस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, राइट। और यहाँ पर फिर हम लिखते थे आउटपुट सोल्ड इन यूनिट्स। दीक्षा हमारे बीच में है क्या अभी? दीक्षा, दीक्षा का कोई नेटवर्क इशू आ गया होगा। अच्छा, तो आउटपुट सोल्ड का हम ये कहते थे क्या, कि भाई प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा, आप कितनी भी यूनिट्स बेच सकते हो एट द सेम प्राइस। तो इसका मतलब हमारी AR कुछ ऐसी बनती थी, राइट।
और हर एडिशनल यूनिट को बेचकर हम कितना ज्यादा कमाते थे? पहले जितना ही कमाते थे, याद होगा। याद है सबको, या एक स्केड्यूल भी बना के दिखा दूं छोटा सा, बता दो। याद है यस सर, याद है सबको? चल कोई नहीं, मैं बना देता हूँ जल्दी से एक छोटा सा स्केड्यूल। यहाँ पर क्या होता था, ये आउटपुट सोल्ड होता था हमारा 1 2 3 4 5, बट प्राइस हमेशा सेम रहता था। फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए। अदिति हंस के रहे हो, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, सो है 2 रुपए। तो एक यूनिट खरीदी तो 2 रुपए की, 2 यूनिट ली तो 4 रुपए की, 3 यूनिट ली तो 6 रुपए की, 4 ली तो 8 रुपए की, 5 ली तो 10 रुपए की। ओके, सो सर आप ऐसा क्या बेच रहे हो? 2 रुपए 2 रुपए, एक यूनिट 2 रुपए, ठीक है। सो ओके, सो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एक यूनिट से कमाया हुआ रेवेन्यू। तो रिया कितना होगा एवरेज रेवेन्यू एट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट? कितना होगा अदिति, आप बताओ। 2 होगा ना सर? राइट, 2 यूनिट ली तो भी एवरेज रेवेन्यू 2 ही होगा, फिर भी 2 2 और 2। और मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशन इन द टोटल रेवेन्यू। जब आप 0 यूनिट्स पे थे तो आप 0 रुपीस कमा रहे थे, एक यूनिट पर 2 रुपए, 2.2 तो ये भी 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, राइट। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो 2 रुपए एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहते हैं और एक ही लाइन के रहते हैं, आउटपुट जब बढ़ता रहता है तो भी। तो ये हमारा एआर और एमआर कैसा बनता है? हॉरिजॉन्टल सर पैरेलल टोटल टू, रेवेन्यू थोड़ा ना रहेगा कांस्टेंट। मैंने एआर और एमआर बोला है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। आपने देखो कि उस पे क्या हुआ? वाई एक्सिस पे आपने नहीं वो तो, TR अरे वो तो मैंने इसलिए बनाया था कि टीआर तुम्हें बना के दिखा दूंगा यहाँ पे कि टीआर ऐसा बनेगा ना। ये तो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं एक बार बना ही रहा हूँ तो सारा ही बना के दिखा देता हूँ, राइट। सो टीआर जो है वो हमारा कैसा बन रहा है? 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए 8 रुपए 10 रुपए, तो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपको टीआर बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी? एआर और एमआर। तो शेप ऑफ एआर एंड एमआर कर्व क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है शेप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की शेप क्या होगी यहाँ पे? एक इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ रेवेन्यू में, बॉक्स बनाया था कि एआर कर्व और डिमांड कर्व सेम होते हैं, राइट। समझाया था ना। बट तुम यहां से भी देख सकते हो, एक और भी चीज बताई थी याद हो तो, कि प्राइस और एआर आर ऑलवेज सेम, है ना। अगर तुम ध्यान से देखो, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बट ये देखो, ये तुम्हारे सामने एआर बना हुआ है ना, तुम्हारे सामने क्या बना हुआ है? इस चीज को फिर से सुन लो, मैंने उस टाइम भी बताई थी। ये तो आपके सामने बना हुआ है एवरेज रेवेन्यू। क्या होता है एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट। ओ मतलब बता दो मेरे को अंग्रेज, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं। मतलब एक यूनिट सेल करने के बाद कितना आउटपुट मिल रहा है? एक यूनिट को सेल करके कितना कमाते हैं हम एवरेजली, ठीक है ना। ये होता है क्या? एवरेज रेवेन्यू। इस लाइन को देख के तुम्हें पता लग रहा है कि एवरेज रेवेन्यू इस मार्केट में, ये जो भी मार्केट है, ठीक है, परफेक्ट मार्केट है अभी हमें पता है वैसे, तो ये जो भी मार्केट है यहाँ एवरेज रेवेन्यू रिमेन सेम। अगर तुम ध्यान से देखो, जो आउटपुट सोल्ड है वो क्या है एक्चुअली में? जितना लोगों ने डिमांड किया था, इट इज व्हाट, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज क्वांटिटी डिमांडेड, यस और नो। इसको मैं लिख सकता हूं क्वांटिटी डिमांडेड। और एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल हो सकता है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? प्राइस।
एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल हो सकता है होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्राइस। ये जो लाइन आपके आगे बनी हुई है ग्रीन सी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आप दुकानदार हो तो इस लाइन को देखकर ही आपको क्या दिखेगा, यार ये तो मेरा एवरेज रेवेन्यू है। बट अगर आप कंज्यूमर हो, इस लाइन को देखते ही आपको क्या पता लगेगा कि ये तो आपका डिमांड कर्व है। यस और नो, है ना? Yes. वही लाइन है, बस नजरिए का फर्क है, ठीक है। सो नजरिया बदलो, लाइन अपने आप बदली नजर आएगी, ठीक है। तो इसको अगर एक सेलर देखेगा तो ये एवरेज रेवेन्यू की लाइन है, बट इसी लाइन को अगर एक कंज्यूमर देखेगा तो वो एक डिमांड कर्व है। और ये डिमांड कर्व की शेप से हमें क्या पता लग रहा है इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या पता लग रहा है इस डिमांड कर्व की लाइन से, कि इसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है। वो परफेक्टली इलास्टिक है, राइट। सो ये अर्पिता, आपका टेस्ट में भी क्वेश्चन गलत था, तब भी याद होगा आपको, आपने डायग्राम गलत बनाया था। हाँ ठीक है। सो ये प्लीज ठीक करो, रट्टे नहीं मारने हैं, मतलब देखो ना कि भाई अगर हम एक फर्म की बात करें तो इस चेंज होने पर डिमांड प्राइस चेंज नहीं हो रहा ना यहाँ, वही तो कि सेम प्राइस पर ही आप ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हो, कम यूनिट्स भी खरीद सकते हो। एट सेम प्राइस यू कैन परचेज लेस यूनिट्स और यू कैन परचेज मोर यूनिट्स। सो डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, सेलर कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट अ गिवन प्राइस, कितना भी बेचो प्राइस नहीं बदलेगा। ऐसे ही कितना भी खरीदो, ये देखो 1 2 3 4 5, कितना भी खरीदो प्राइस नहीं बदलेगा। प्राइस कितना रहेगा, कितना रहेगा प्राइस इस एग्जांपल के कंटेक्स्ट में, बताओ अदिति, बताओ। 2 रुपए। 2 रुपए, अच्छा हुआ किसी ने 2 रुपीज नहीं बोला, बिकॉज प्राइस यहाँ 2 रुपीज नहीं, यहाँ पे क्या है 2 रुपए। ओके, सो शेप ऑफ डिमांड कर्व यहाँ पर क्या हो गई। सर ऐसे जोक से मुझे नींद आती है। हमें तो नहीं आ रही, हमें तो हंसी आ रही है। सो शेप ऑफ एआर एंड एमआर कर्व इज हॉरिजॉन्टल। टारगेट करते हो आप, बस वही दो अच्छे होते हैं क्या, कौन से वाले, इसके अंदर कोई टारगेट होता है? जिसमें कोई टारगेट होता है? अच्छा अच्छा, हो गया। हाँ, तो यहाँ पर शेप ऑफ डिमांड कर्व भी यहाँ पर क्या होगी, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और डिमांड जो है वो हमारी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। सो ये हमारे पॉइंट्स हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये हैं हमारे क्या, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब इनको रीड करते हैं हम। परफेक्ट कंपटीशन की एक डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी ना हम बड़े चतुर लोग हैं, उस हिसाब से ही बना लिया ताकि चीजें याद हो जाए हमें, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको उसमें, आप भी कहोगे ये क्या डेफिनेशन है, ये फीचर्स को ही हमने उसमें ऐड कर लिया है। so let me just open okay, so perfect competition refers to a market situation in which large number of buyers and sellers buys and sells homogeneous product at a uniform price with free entry and exit, ठीक है। तो सारी चीजों को जो इसमें जो जो हम मिक्स कर सकते थे हमने कर दिया और इसकी डेफिनेशन बना दी, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन वो है जहां पर अ वेरी लार्ज नंबर, लार्ज नहीं, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे खरीदार और विक्रेता, बेचने वाले, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स खरीदते और बेचते हैं एक यूनिफॉर्म प्राइस पे विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ऑल राइट,
ठीक है, वीडियो ऑन करो भाई सारे, उत्कर्ष और तुषाली के अलावा बाकी सब भी। विधि, अदिति, अर्पिता, अर्पिता का कुछ इश्यू चल रहा है। और रिया, रिया कहाँ है? रिया वीडियो ऑन करो। कहाँ चले गए? कौन कौन गायब है? क्लास में पार्टिसिपेंट्स 9 रखे हैं, आंसर कोई कर नहीं रहा है। दीक्षा भी म्यूट हो रखी है। रिया, दीक्षा, रिया तो वेकअप हो गई है एकदम। दीक्षा वेकअप। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये सिर्फ इसलिए कि बाय चांस आपके स्कूल में सिर्फ एक पॉइंट को ही एक्सप्लेन करने को बोल दें तो ठीक है। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली क्या लिखना है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट, वो चलो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में वो यही कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल सेलर अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल मार्केट शेयर में उसका बहुत ही थोड़ा सा शेयर, राइट? वो एक समुद्र में एक पानी की ड्रॉप की तरह है। ठीक है, सो एक इतने कम शेयर में वो अफेक्ट नहीं कर सकता। ओके, इसकी वजह से जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है वो अनअफेक्टेड रहता है। उसके अलावा लार्ज, ये वाली लाइंस रिपीटेटिव है, कई जगह आपको दिखेंगी, रीड करते हुए कर लेना। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का मतलब क्या है कि भाई बायर्स भी इतने ज्यादा हैं कि कोई अपने एक डिसीजन से पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि एक सिंगल बायर जो है वो भी अपने आप में प्राइस टेकर ही है, जिस तरह से फर्म इंडस्ट्री से प्राइस ले रही है और एक अकेला बायर बहुत सारी फर्म से प्राइस ले रहा है। ठीक है, तो सम अप हम किस तरह कर सकते हैं कि भाई एक लार्ज नंबर मतलब एक सिंगल सेलर या सिंगल बायर इनइफेक्टिव है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को अफेक्ट करने से। नो इंडिविजुअल सेलर और बायर कैन अफेक्ट द मार्केट बाय हिज और हर डिसीजन। तो अगर इस पॉइंट की इम्प्लीकेशन पूछी जाती है, मतलब तो आप लोगों को पता ही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर सो लार्ज दैट एन individual seller or buyer just form a very small portion of the total market, right? इसकी implication क्या है? इसकी implication है no individual seller, मैं तब भी लिखी थी पहले भी, अभी फिर लिख रहा हूं, no individual seller or buyer can affect the market या influence the market by his or her decision। ठीक है, प्राइस है ना? क्या प्राइस हाँ, है मतलब ना? डिसीजन यहाँ पे वही है कि भाई सर एक, अब जैसे कोई हाँ, बायर है, जैसे कोई अब सेलर है, वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर या एथिक्स से अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, अदर rather फैक्टर्स than रिमेन्स receiver। कांस्टेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अदर फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो मैंने रेवेन्यू के टाइम भी बोला था, हो सकता है कि भाई मेरे को उत्कर्ष से ही सामान खरीदना पसंद हो, ठीक है, फॉर अ सिंपल रीजन मुझे नहीं पसंद किसी और के पास जाके सामान खरीदना, तो हम राइट? ये पढ़ क्यों रहे हैं ना, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हो। नहीं, थियरी भी पढ़नी जरूरी होती है, ठीक है, कहीं ना क्या कहीं जरूरी क्या हो काम जाती आएगी है। हमारे फ्यूचर में, क्या काम आएगा ये? इससे तुम्हें समझ में आता है कि चीजें इवॉल्व कैसे हो रही हैं, राइट? थियरी का मोटिव भी सिर्फ ये होता है सो दैट आपका एक पर्सपेक्टिव वाइड हो कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है। पता है, हमें नहीं पता कि जो आज चीज हमें बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रही ना, कल वो चीज रियलिटी हो, लाइक वी एक्चुअली डोंट नो। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वाइड होता है, इसीलिए थियरी पढ़ाई जाती है। मुझे जितना समझ में आया है अभी तक की पढ़ाई से, जो मैंने करी है किसी भी चीज की, सिंपली मुझे यही समझ में आया, मतलब मेरे को और कुछ कन्विंसिंग नहीं लगता। मेरे को सिर्फ ये कन्विंसिंग लगता है कि एनीथिंग विच इज थियरी which may have been a practical thing in the past, it can be a practical, it can be a reality tomorrow। हाँ, बस हमें पता नहीं है, अब हो गई एकदम तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं हुई तो वो बस नॉलेज का पार्ट रह के रह जाएगी हमारे दिमाग में, राइट? सो ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में आपको सिर्फ यही लिखना होगा कि भाई लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो इसका कहता है शॉर्ट में लिखना है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मतलब इंडिविजुअल सेलर हैज वेरी स्मॉल शेयर इन द टोटल मार्केट सप्लाई,
an individual buyer has very small share in the total market demand. तो इसका implication हो गया ये. इस चैप्टर में implication बहुत जरूरी है, तो मैंने बहुत क्लियरली आपको ना हर जगह पे नीचे पॉइंट्स में भी implications दी हुई हैं कि भाई हर पॉइंट से क्या इम्प्लाई होता है, और आपका सोच खुद दिमाग में आना चाहिए आपके वैसे कि भाई क्या हो रहा है इससे. अल्टीमेट एक लाइन में पता होना चाहिए कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है. फॉर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स एक लाइन में आंसर इसका मिलना ही मिलना चाहिए. ऑल राइट. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ये अभी पागल हो जाएगा, चलता रहेगा, नहीं रुक गया. ठीक है. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब आपको बता दिया सब तरह से सेम होते हैं. इम्प्लीकेशन क्या है? Since the products are identical in all aspects, buyers are not willing to pay a different price for the product of any one firm. किसी एक फर्म के प्रोडक्ट के लिए लोग अलग प्राइस नहीं पे करेंगे. ठीक है. क्यों? तो ये किस बात का इम्प्लीकेशन है? बिकॉज सारे गुड्स होमोजीनियस हैं. तो क्या मतलब होता है इम्प्लीकेशन का? बार बार मैं इम्प्लीकेशन बोल रहा हूं. क्या मतलब है कि इसकी वजह से क्या होगा. ठीक है. एक लाइन में बताओ, मतलब कम से कम शब्दों में बताओ. एक लाइन मतलब कम से कम शब्दों में बताओ कि इसकी वजह से क्या होगा. रिपीट करना अपना क्वेश्चन. अरे क्वेश्चन कुछ नहीं था, बता चुका हूं पहले भी. मतलब मैं कह रहा हूं इम्प्लीकेशन जब भी टीचर पूछ रहा है वो आपसे कहानी नहीं चाहता. इम्प्लीकेशन में वो चाहता है कि आप कम से कम शब्दों में बढ़िया बात कैसे कहोगे. राइट. कि भाई इससे क्या हो रहा है. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का अगर मैं आपसे इम्प्लीकेशन पूछ रहा हूं और आप ये लिख रहे हो क्वेश्चन में, homogeneous products means the goods sold in the perfectly competitive market are identical in all aspects. मैं 0 नंबर दे दूंगा आपको. मैंने पूछा आपसे homogeneous product का मतलब, मैंने आपसे implication पूछा है, तो मतलब भी बताना है और implication भी बताना है. ठीक है. so implication मतलब implication तो होना ही चाहिए. अगर मतलब नहीं बताया उसमें homogeneous का तो आधा नंबर काट लूंगा, बट सिर्फ मतलब बताया तो आधा नंबर दूंगा नहीं. ओके. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. इसमें वही सारी चीज लिखी हुई है कि कभी भी कोई बैरियर नहीं है, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो. राइट. और इम्प्लीकेशन क्या हो गया इसका? ऑन ओनली जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट की जगह आप अपने लिए टर्म यूज कर लेना नॉर्मल प्रॉफिट. राइट. एक ही बात होती है. ठीक है. सो नॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन. ओके. परफेक्ट नॉलेज. सारे लोग फुली इन्फॉर्म्ड हैं. ठीक है. और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म प्राइस. और यूनिफॉर्म प्राइस होगा, यूनिफॉर्म कॉस्ट होगी, तो क्या होंगे? यूनिफॉर्म प्रॉफिट्स. ओके. परफेक्ट मोबिलिटी, वही सब लिखा हुआ है कि भाई कहीं पर भी कुछ भी मूव कर सकता है. परफेक्ट मोबिलिटी वाले पॉइंट के इम्प्लीकेशन वैसे पूछी नहीं जाती, बट मैंने फिर भी आपके लिए एक इम्प्लीकेशन यहाँ पे बना दी है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है. इससे हमें क्या पता लग रहा है कि गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है. मैंने जबरदस्ती बनाई है ये, इसकी इम्प्लीकेशन पूछी नहीं जाती, बट मेरा फिर भी मन था कि कुछ बना दूं. ओके. सो परफेक्ट मोबिलिटी में हमने कहा कि इससे ये पता लगता है कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज के मूवमेंट में. ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग कॉस्ट की एब्सेंस है, तो इसका मतलब कोई आपसे इस बात के लिए पैसे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता कि भाई देखो हमारे ऊपर के खर्चे बहुत हैं. ठीक है. हम ऐड कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट का खर्चा बढ़ जाता है. तो अगेन इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो गई? सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. और फिर आ जाता है शेप ऑफ डिमांड कर्व, शेप ऑफ AR एंड MR कर्व. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी आपकी. ओके. और क्योंकि सारे के सारे गुड्स क्या हैं? होमोजीनियस हैं. और क्योंकि सारे गुड्स होमोजीनियस हैं तो एवरेज रेवेन्यू, और इसके ऊपर हम पूरा अच्छे से हमने बात करी थी किसके अंदर? रेवेन्यू के अंदर. राइट. सो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है. इतनी बात समझ में आई सबको अच्छे से? अच्छे से समझ में आई इतनी बात?
यस सर। सबको सबका यस सुनना चाहिए मुझे। यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब बस एक छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट, बहुत ही आसान, फ्री के मार्क्स। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर। थोड़ा विस्तार में समझाइए। फर्म इज अ प्राइस टेकर। पहले कॉमा से पहले वाली बात करेंगे, फिर कॉमा के बाद वाली बात करेंगे। अदिति, कॉमा से पहले वाली बात का क्या मतलब है? सर कि इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि हर फर्म किस प्राइस पे बेचेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री वो प्राइस बनाती है, ठीक है, इंडस्ट्री वो प्राइस डिटरमाइन करती है और उसी पे फर्म को सामान, जिस पे फर्म सामान बेचेगी। सिर्फ कॉमा से पहले वाली बात कर रहे हैं हम, कॉमा के बाद की बात नहीं कर रहे। अब मेरे को कोई ये बताओ, इंडस्ट्री वो प्राइस डिटरमाइन करती कैसे है? कोई बताओ। कॉस्ट ऑफ कोशिश करो। प्रोडक्शन और रेट ऑफ प्रॉफिट से। मेरे को भी पहली बार यही आंसर लगा था जब मैंने ये पढ़ा था। नहीं है ये पर आंसर। ये देखिए हाँ बोलो। कंज्यूमर कितने रेट पर लेने के लिए विलिंग है और मतलब प्रोड्यूसर किस रेट पे, मतलब वो आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखकर कंज्यूमर क्या बात है, बिल्कुल सही Competition. आंसर दिया है अर्पिता ने। ठीक है, तो ये राइट, गुड, वेरी गुड। तो हम पहले बात करते हैं कॉमर्स से पहले की। अब मैं बताता हूँ क्या चीज हो रही है यहाँ। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री को अब एक प्राइस डिसाइड करना है यार, मतलब 5 लोग हैं, 5 लोगों को मिलके प्राइस डिसाइड करना है, जिसपे हर पांचों में से सारे लोग 1 2 3 ABCDE पांचों उसी चीज पर सामान बेचेंगे, राइट। बट वो प्राइस होगा क्या? तो भाई इंडस्ट्री देखेगी, इंडस्ट्री कहेगी लेट्स से कि भाई ये गुड एक्स है, गुड एक्स जो है उसका प्राइस देखेगी, उस प्राइस पे उसकी मार्केट डिमांड कितनी है वो देखेगी, और उस पे उसकी मार्केट सप्लाई कितनी है वो देखेगी। वो ये देखेंगे, उन्होंने देखा कि भाई जब प्राइस 1 रुपए है तो मार्केट डिमांड है 50 यूनिट्स। जब प्राइस 2 रुपए है तो मार्केट डिमांड कितना हो गया? 40 यूनिट्स। बढ़ेगा कम होगा प्राइस बढ़ने पे मार्केट डिमांड? कम होगी। थैंक गॉड, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता, अभी सारी बीमारियां बैक सीट ले लेती अगर कोई बोल देता ना कि प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। बिकॉज रियलाइज करो ना, मतलब हम आखिरी में है, बिल्कुल ये खत्म हो रहा है सब अब इसके बाद थोड़े दिन में, राइट। सो प्राइस बढ़ेगा, मार्केट डिमांड कम हो रही है। जब प्राइस 3 था तो मार्केट डिमांड 30 यूनिट्स, 4 था तो 20 और 5 था तो 10। मार्केट सप्लाई प्राइस बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो हमने कहा कि भाई ये थी 10, 2 रुपए पे थी 20, 3 रुपए पे थी 30, 4 रुपीज पे थी 40 और 5 पे थी 50। अब ये जो स्केड्यूल है ये क्या बता रहा है एक्चुअली में? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये स्केड्यूल बना कौन रहा है। ये स्केड्यूल बनाया है इंडस्ट्री ने। ये स्केड्यूल किसने बनाया है? इंडस्ट्री ने। कॉमा से पहले वाली बात हो रही है भैया, ठीक है। ये स्केड्यूल बनाया है इंडस्ट्री ने। इंडस्ट्री स्केड्यूल को देख के क्या पता लगा पा रही है? क्या दिख रहा है इसको, इंडस्ट्री को, इसमें बताओ। कि दोनों में 30 मतलब 3 यूनिट्स पे 30 हो रहा है। 3 यूनिट्स, यूनिट्स प्राइस रुपीस। सबसे पहले इंडस्ट्री देख रही है कि भाई मार्केट डिमांड प्राइस बढ़ने पर कम होती जा रही है और मार्केट सप्लाई बढ़ती जा रही है।
हमें कौन सा प्राइस रखना पड़ेगा, कौन सा प्राइस डिसाइड करोगे, जहां जिस प्राइस पर कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एंड सेलर इज विलिंग टू सेल, यस और नो? उत्कर्ष, अदिति, विधि, यस सर। विशाली, अर्पिता, दीक्षा, रिया, right? So at price of rupees 3, at price of rupees 3, at price of rupees 3, कंज्यूमर जितना खरीदने के लिए विलिंग है उतना ही प्रोड्यूसर बेचने के लिए विलिंग है। तो इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड कर दिया। तो हमने क्या बोला, इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइस यूजिंग द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोला हमने? इंडस्ट्री डिटरमाइन द प्राइस यूजिंग मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बोलो अदिति, उत्कर्ष, तुषाली, अर्पिता, तान्या, विधि, रिया, सब बोलो कि इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइस यूजिंग मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की जो शक्तियां मार्केट में हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, इंडस्ट्री डिसाइड्स द प्राइस वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज इक्वल। जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होते हैं, दैट इज द प्राइस विच इंडस्ट्री डिसाइड। और अब ये प्राइस इंडस्ट्री किसको दे देगी? अब ये प्राइस वो किसको दे देगी? ये प्राइस डिसाइड करके फर्म को। ये क्या कर रहा हूं मैं? इंडस्ट्री ये प्राइस डिसाइड करके अब किसको दे देगी? फर्म को। तो अब अगर हम फर्म की बात करें, अब हम बनाएंगे फर्म का स्केड्यूल। फर्म को एक प्राइस मिल गया है, उस प्राइस के ऊपर वो आउटपुट बेचेगी। उस आउटपुट के बेसिस पर हम टीआर निकाल सकते हैं, एआर निकाल सकते हैं, एमआर निकाल सकते हैं। रुपीज सर अब बोरिंग हो रही है क्लास। क्या? नहीं हो ही गई, खत्म ही होने का टाइम आ गया क्लास का। टाइम से पहले तो खत्म हो जाएगी आज हमारी क्लास। ठीक है सर। सो हाँ, आज तो टाइम से पहले खत्म हो जाएगी। क्या तो शाली? चलो फिर ठीक है सर। तो शाली समझ नहीं आ रहा मुझे। टेस्ट डिस्कशन नहीं होगा? ना टेस्ट डिस्कशन थोड़ी ना है। मैं चेक नहीं कर पाया आप लोगों के टेस्ट यार, मैंने कोशिश भी करी। क्यों सर, क्या हो गया था? क्या हो गया था? अरे मैंने क्लास क्यों छुट्टियां मनाने के लिए थोड़ी ना कैंसिल करी थी। अरे मेरा ज्यादा तबीयत होना खराब हुई होगी। हद हो गई यार वैसे। मतलब मैं हंस रहा हूँ अच्छे से, कह रही तबीयत नहीं खराब हुई होगी। मैंने तो हंस रहे हो, तभी तो बता रही हूँ हंस रहे हो। हाँ तो वो हंस रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, राइट? सो घर पे बैठा सर हमारी क्लास नहीं लेते तो आप हंसते नहीं हो। क्लास नहीं ले रहा तो मैं अभी थोड़ा सा बीमार हूँ, तो मैं हंस नहीं पा रहा होता। तो आप लोगों की वजह से मैं खुश हो पा रहा हूँ अभी। मतलब हम इतने अच्छे हैं, हम आपको तो हंसा रहे बिल्कुल हाँ, तो मैं एक्चुअली मैं आज क्लास इसीलिए ले रहा हूँ कि चलो सर at हमारे least- टेस्ट जला के आप और हमें खुश कर दो। नहीं तो या फिर इसीलिए मैं आगे क्लास ले वाला रहा हूँ टेस्ट कि कैंसिल करके सैटरडे वाला। ना। चलो ठीक है, तो अभी हम फर्म पे थे। तो अब फर्म जो है वो किस प्राइस पे सामान बेचेगी? फर्म किस प्राइस पे सामान बेचेगी? सेम प्राइस जो 3 उन्हें रुपए मिला है ना? हाँ, इंडस्ट्री ने 3 रुपए का प्राइस दिया और इन्होंने उस 3 रुपए पे दे कैन सेल नाउ। अब कॉमा के बाद वाली बात करते हैं। रिया, फर्म इज अ प्राइस टेकर, इस लाइन को एक्सप्लेन करना एक बार। जो प्राइस इंडस्ट्री ने दिया है उसको हम एक्सेप्ट कर लेगी। एंड फर्म हैज टू एक्सेप्ट। ठीक है, ऑल द फर्म्स हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस गिवन बाय द इंडस्ट्री एंड फर्म कैन सेल। कंप्लीट करो इस लाइन को, जो मैं बोल रहा हूं बार बार याद होनी चाहिए। फर्म कैन सेल
any quantity of output at the given price, राइट, कितना भी आउटपुट उससे बेच सकते हो। तो ये हमारा बन गया एक नॉर्मल स्केड्यूल जो हम बनाते आ रहे हैं। AR क्या होगा, 33 ही होगा, राइट। MR क्या होगा, ये तो हमने स्केड्यूल के थ्रू बात करी। अगर इसी चीज को हमें डायग्राम पर बनाना हो तो एक डायग्राम बनेगा इंडस्ट्री का, राइट, और एक डायग्राम बनेगा हमारा फॉर्म का। एक डायग्राम बना इंडस्ट्री का और एक डायग्राम बना फर्म का। इंडस्ट्री के अंदर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्राइस, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इन यूनिट्स, राइट। और फर्म के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो प्राइस ही लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा हमारा, अच्छा यहाँ पे प्राइस नहीं, यहाँ पे हम रेवेन्यू लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट सोल्ड इन यूनिट्स। ओके, तो अब मेरे को डायग्राम बनवाओ, मेरे से कोई हेल्प करो मेरी बनाने में। जब हमारा प्राइस जो है बढ़ेगा, डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। तो डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग। डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, सॉरी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखो सारे। इंडस्ट्री में प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। अदिति, तुशाली, नजर आ रही है ये चीज, उत्कर्ष, विधि, रिया, दीक्षा, हाँ। सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्राइस बढ़ने के साथ साथ हमारी सप्लाई जो है वो बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब सप्लाई कैसा बनता है, सप्लाई की शेप क्या होती है, सप्लाई कर्व की फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा इंक्रीजिंग की टर्म्स में देखा जाता है, पहले भी बताया था। तो ये बन गया हमारा क्या, सप्लाई कर्व। ओके, जहां पर ये दोनों इक्वल हैं, जहां पर ये दोनों इक्वल हैं, ये क्या प्राइस कहलाता है, ये कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हमारा क्या कहलाता जो है, फिक्स करा हुआ होता है, जो हमने फिक्स करा है। जो हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो वो क्या है, 3 रुपए। जो हमारे एग्जाम्पल में क्या है, 3 रुपए। तो ये जो प्राइस हमारा होता है, ये वाला जो प्राइस होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब अब इधर से चेंज नहीं करना, पॉइंट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तब बताता ना, इक्विलिब्रियम इज व्हाट, इट इज पॉइंट ऑफ रेस्ट। और इस प्राइस पर जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है वो क्या है, इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है। तो ये जो क्वांटिटी है ये कहलाती है हमारी क्या, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, ठीक है भाई। अब ये वाला जो हमारा प्राइस था, ये वाला प्राइस हमारा कहां पर जाएगा, ये प्राइस हमें यहां पर ले जाएगा। इस प्राइस के ऊपर ही, इस प्राइस के ऊपर ही सारा सामान बेचना पड़ेगा।
एक फर्म को, यस और नो? इसी प्राइस पे सारा सामान बेचना पड़ेगा। तो अब बन गया ना हमारा वही डायग्राम जो हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं। ये बन गई हमारी, ज्यादा हो गया डार्क, ये हो गई हमारी AR की लाइन, और ये हो गई हमारी TR की लाइन। दिस इज TR और दिस इज AR इक्वल टू MR। यस और नो? समझ में आई ये चीज अच्छे से? यस कि सर। भाई इंडस्ट्री Yes, sir. डिटरमाइंस द प्राइस यूजिंग मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इंडस्ट्री डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इज इक्वल। अगर मार्केट डिमांड की जगह या मार्केट सप्लाई की जगह कुछ भी लिखा तो दैट वुड बी रॉन्ग, राइट? एंड फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री एंड फर्म कैन नाउ सेल any quantity of output but at the same price. Firm can sell any quantity of output but at the same price. Okay, so हाँ, अगर ध्यान से देखो, और इस एक तो हमने चलो ये बना लिया, अगर इस TR की जगह पे मैं आपसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनाना चाहूँ यहाँ पे तो ऐसे बन जाएगा, याद है? अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट। सर अब तो वो भी चाहता, अब ना कराओ। हाँ नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ, ये देखो ये याद आ गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फिर ऐसे डिटरमाइन हो जाता है, MC बना देते हैं हम। ओके, तो ये बस याद दिलाने के लिए था एक। सो हाँ, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बट एट द सेम प्राइस। आप कम भी बना सकते हो, ज्यादा भी बेच सकते हो, बट प्राइस सेम रहेगा, प्राइस सेम रहेगा। ओके, सो दैट वाज इट। एक बार बस यहाँ पे देख लेंगे जल्दी से। तो ये एकदम जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है ना, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली ये लिखना है। ठीक है, एकदम नाजों से बनाया हुआ आंसर है कि भाई एक परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है होमोजीनियस गुड्स बेचे जाते हैं, इंडस्ट्री प्राइस नहीं बदल सकती, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई का इस्तेमाल करके वो बनाती है, प्राइस को डिटरमाइन करती है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल है, और इंडस्ट्री ये प्राइस फर्म को दे देती है। तो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और जो भी फर्म होती हैं उस इंडस्ट्री की, उसको वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, एंड फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट गिवन प्राइस, hence firm is a price taker in the perfectly competitive market. ओके, और ये स्केड्यूल जो अभी बनाया था, आप जब एग्जाम में ये डायग्राम आएगा ना तो आप ये MC वाला पार्ट बनाना अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पर ये वाली लाइन बना देना, ये जो मैंने ऐसे बनाई थी ना। ठीक है, ये MC वाला मत बनाना, कोई जरूरी नहीं है। फिर हमने बताया कि इस अबव टेबल में 3 रुपए का जो प्राइस है दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, और बस यही था, राइट। एक छोटी सी इसमें गलती है, मैं बाद में आपसे एक और फाइल भी शेयर करूंगा, अभी ये फाइल शेयर करूंगा, इसके अंदर यहाँ पर ना इतने पार्ट पर यहाँ इंडस्ट्री लिखा होना चाहिए, सॉरी इतने पार्ट पर, ये इतने पार्ट पर आप अपने पास इंडस्ट्री लिख लेना, और जैसे मैंने अभी बनवाया है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, फर्म, राइट? ओके, ठीक है। सो दैट वाज ऑल आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास से पहले इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, बाय एवरीवन।